Very good afternoon students. In last video we were discussing about the excretion and excretion में हमने किडनी के बारे में किडनी का स्ट्रक्चरल व्यू देखा था, किडनी के बारे में डिस्कस किया था. आज हम किडनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. This is the kidney. A pair of kidney human excretory system having one is present towards the left side and another one is present towards the right side. किडनी का जो मेजरमेंट जब किया गया था तो यहाँ पे देखा जाता है कि हमारी किडनी की लेंथ दैट इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर. 10 to 12 सेंटीमीटर. It is bean shaped pinkish structure and it is connected with a pipe like structure. That pipe like structure are known as ureters. दो किडनी हैं, दो यूरेटर्स हैं. यूरेटर बहुत ही वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारी किडनी से यूरिन को लेके हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर सकते हैं. एंड द डायमीटर यू कैन से दैट द ब्रेड्थ या विड्थ ऑफ द किडनी इज 5 to 7 सेंटीमीटर. जो हमारी किडनी की हाइट या लेंथ होती है दैट इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ होती है दैट इज 5 to 7 सेंटीमीटर. अब किडनी को दो रीजन में डिवाइड किया गया था. किडनी वाज डिवाइडेड into two region. One is this outer region. That outer region is known as cortex. This is cortex. और अंदर वाला जो रीजन है किडनी का वो होता है मेडुला. मेडुला. So there are two region, medulla and cortex. अब यहाँ पे एक किडनी के अंदर बहुत सारे millions of the structural unit present होती हैं and that structural unit is known as nephron. Nephron. एक किडनी में 1 million nephrons होते हैं. जो हमारी किडनी की जैसे हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट सेल है वैसे ही किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट्स नेफ्रॉन्स हैं. नेफ्रॉन हमारे ब्लड को फिल्टर करता है. नाउ जस्ट लुक हियर द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. This is the structure of nephron and within one kidney there are millions of the nephrons unit. हमारी किडनी में ब्लड को लेकर आती हैं उन्हें हम बोलते हैं रेनल आर्टरीज. यहाँ पे रेनल आर्टरीज बहुत सारा ब्लड किडनी में लेके आती हैं और वो डिवाइड हो जाती हैं हर एक नेफ्रॉन में जाके एंड दैट इज नोन एज एफरेंट आर्टरीज. ये एफरेंट आर्टरीज जाके हमारे ग्लोमेरुलस में further divide कर देती हैं and then after rejoin together and form a structure which relieve from the kidney या glomerulus. That is not kidney, sorry, glomerulus. That is known as efferent arterioles. Efferent arterioles. And this is efferent arterioles. रेनल आर्टरी के थ्रू हमारी किडनी के अंदर जो एंटर करती हैं ब्लड वेसल्स वो ब्लड वेसल्स एक एक नेफ्रॉन में जाके सब डिवाइडेड हो जाती हैं एंड दे फॉर्म एफरेंट आर्टेरियोल्स. एंड यहाँ पे ये फर्स्ट रीजन है हमारे नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है जिसको हम अंदर का जो स्ट्रक्चर है विच इज a bunch of capillaries that is known as glomerulus. तो glomerulus में जाके ये बहुत सारी फर्दर डिवाइड कर जाती हैं जिनको कैपिलरीज बोला जाता है. ये कैपिलरीज फिर दोबारा से इकट्ठी हो जाती है, रिजॉइन हो जाती हैं और हमारी किडनी से हमारे नेफ्रॉन के मेन स्ट्रक्चर से बाहर आ जाती हैं. यहाँ ब्लड आता है एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू और यहाँ ग्लोमेरुलस में वो फिल्टर होके
वापस से इफरेंट एट्रियोल्स के थ्रू चला जाता है और फिर फाइनली किडनी से रिलीव हो जाता है थ्रू मेन आर्टरी, मेन वेन्स, यहाँ ये निकल जाता है। ये रीजन जो है, सो आप बोल सकते हो कि हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन कंसिस्टिंग टू पार्ट्स, वन इज ग्लोमेरुलस and second is renal tubules. नेफ्रॉन के दो हिस्से हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, एक ये स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारा ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्लड वेसल्स कंसिस्टिंग है, और दूसरा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, तो उसको हम रेनल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस एंड रेनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस क्या है? बंच ऑफ कैपिलरीज जिनमें ब्लड आया, फिल्टर होके चला गया, एफरेंट एट्रियोल्स के थ्रू आया, इफरेंट एट्रियोल्स के थ्रू वहां से चला गया। इनको कंसिस्ट करके रखता है एक कप जैसा स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल। ये बॉमन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए उन्होंने अपने नाम पे इसका नाम रख दिया, दैट इज बॉमन कैप्सूल। तो यहाँ बॉमन कैप्सूल और बॉमन कैप्सूल के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स, दोनों जो स्ट्रक्चर मिलके बना रहे हैं, दैट इज नोन एज मालफिजियन बॉडीज। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या है? फाइन कैपिलरीज जिसमें है, एंड सेकंड इज बॉमन्स कैप्सूल। both collectively termed as Malpighian tubules. Malpighian tubules. So you can see nephron is divided into two parts. One is this, which is known as Malpighian tubules, and second one is this. This is known as renal tubules. Malpighian tubules further divided into glomerulus and Bowman capsule, and renal tubules also divided into three parts. First is PCT, proximal convoluted tubules, second is lupophenol, and third one is DCT, that is distal convoluted tubules, and last that is collecting duct. तो यहाँ पे हम चलते हैं फर्स्ट हमारे नेफ्रॉन के। ग्लोमेरुलस का तो आपको पता चल ही गया, तो यहाँ पे देखिए जरा, ये जो सेल्स हैं ये सिंपल स्क्वैमस सेल्स होती हैं। सो द Bowman capsule lined by the simple squamous epithelial tissue, and this region of the Bowman capsule, which consisting many capillaries, this region it consisting many capillaries, this region is lined by special type of cells which help in filtration. That special type of cells are known as podocytes. These are known as, ये special cells हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? We call these are podocytes. Podocyte cells of Malpighian tubules, sorry, Bowman capsule. And this is the simple squamous cells, here simple squamous tissue. This is same afferent arterioles, this is efferent arterioles. यहाँ से blood filter करता है through the special cells that are known as podocytes by simple filtration unit, and it comes in
first part of renal tubules, that first part of renal tubules is known as PCT. That PCT means proximal convoluted tubules, that is lined by cuboidal epithelial cells. Cuboidal cells, cuboidal epithelium you can say. These cuboidal epithelium cells having much mitochondria, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल तभी काम करेंगी जब उनको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी हमारा जो एनर्जी सोर्स है दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया. तो हमारी क्यूबॉइडल सेल्स में काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो अपना फंक्शन प्रोसीड करते हैं. और यहाँ से इनका फंक्शन क्या है, यहाँ जब हमारा ब्लड फिल्टर करता है तो यहाँ फिल्ट्रेट में बहुत सारे इम्पोर्टेंट और इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं. जितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं वो यहाँ पीसीटी हमारे रेनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन करना, और कुछ हमारे ऐसे पार्ट्स भी हैं, ऐसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स भी हैं जो यहाँ सीक्रेशन भी होते हैं, उन जिनका सीक्रेशन भी होता है, विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एज ऑस्मोरेगुलेशन. ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स maintenance of ionic concentration in blood in body fluid, that is known as osmoregulation. तो यहाँ ये PCT है. अब चलिए हम रेनल ट्यूब्यूल्स के बारे में देखते हैं. नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट which we call renal tubules, it is further divided into three parts. First is proximal convoluted tubules. Proximal convoluted tubules. Second is loop of Henle. Yeah, you can say Henle's loop of Henle. And third is distal convoluted tubules. Proximal convoluted tubules, loop of Henle, distal convoluted tubules. ये जो आपको highly coiled ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, विच इज वेरी हाईली कॉइल्ड एंड विच इज लेबल्ड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, दैट इज नोन एज पीसीटी, मींस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. यहाँ पे हमारे फिल्ट्रेशन के दौरान जब बहुत सारे इम्पोर्टेंट आयंस या इम्पोर्टेंट मटेरियल्स जब फिल्टर हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, amino acids, sodium ion, potassium ion, water and etc. other minerals या which are very important for our body, ये यहाँ बहुत सारे अमाउंट में रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं by the cuboidal epithelial tissue, and remaining part which is highly made up of urea, that is reached to another part of the renal tubules, that is loop of Henle. So second part is loop of Henle. यहाँ loop of Henle आप देख रहे हैं कि loop of Henle is just look like hairpin, which having two parts, one is which having two limbs, one is this limbs जिसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्स, डिसेंडिंग लूप ऑफ Henle. This descending loop of Henle is highly impermeable for electrolytes and highly permeable for water. यहाँ पे पानी, water, यहाँ से सिर्फ water ही निकल सकता है,
because it is highly impermeable to electrolytes and it is highly permeable to water. Second जो loop आप देख रहे हो that is the ascending means ascending, this from downwards to upwards. Ascending loop of Henle that is highly permeable for electrolytes, that is NaCl, and impermeable water. यहाँ डिसेंडिंग लूप से किसकी डिसेंडिंग लूप है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनल की, दैट इज परमिएबल फॉर वाटर एंड असेंडिंग इज परमिएबल फॉर NaCl. तो यहाँ बहुत ही कम रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का और हमारे वाटर का, और ये भी अलग अलग लिम्स में होता है, एक ही लिम्स में नहीं होता. यहाँ हमारे कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनकी लूप ऑफ हेनल बहुत ही लंबी होती है, विच हैविंग हाईली लॉन्ग, या यू कैन से विच हैविंग वेरी लॉन्ग लूप ऑफ हेनल, एंड जिसकी वजह से हाईली एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का. फॉर एग्जांपल कैमल, ओके, ये जितने भी हमारे एनिमल हैं जो डेजर्ट एनिमल हैं, वहाँ पे लूप ऑफ हेनल बहुत ही बड़ी होती है और उसमें वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है. एज अ रिजल्ट हाईली कंसंट्रेटेड एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटा देयर इज. नेक्स्ट इज DCT. DCT है दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. यहाँ रीअब्जॉर्प्शन भी होता है और यहाँ सीक्रेशन भी होता है. यहाँ सीक्रेशन होगा हमारे पोटेशियम आयन का, हाइड्रोजन आयन का, सोडियम बाइकार्बोनेट का. तो यहाँ ये सब सीक्रेशन भी होता है क्योंकि ओस्मो रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है और ये परमिएबल भी है. लूप ऑफ हेनल में सिर्फ 5% रीअब्जॉर्प्शन होता है, PCT में 75% रीअब्जॉर्प्शन होता है, एंड रिमेनिंग that is 70% reabsorption occur in DCT and remaining 20%, 25% in DCT. Next हम आते हैं collecting duct पे, that is collecting duct. Collecting duct is next part of the DCT and it having some structure aquaporins channels. ये एक्वापोरेंट चैनल्स होते हैं यहाँ पे, विच इज हाईली परमिएबल फॉर वाटर. तो वाटर को ये ज़्यादा से ज़्यादा एब्सॉर्ब कर लेते हैं ताकि बहुत ही कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो, दैट इज यूरिया. ये एक्वापोरेंस होते हैं एंड दीज आर फंक्शनली मीडिएटेड बाय ADH, वैसोप्रेसिन हार्मोन से इनको मीडिएट किया जाता है. कलेक्टिंग डक्ट है दैट इज हाईली परमिएबल फॉर वाटर. अगर एक्वापोरिन जो हमारे एक्वापोरिन चैनल विच आर प्रेजेंट ऑन आवर कलेक्टिंग डक्ट, इफ दे स्टॉप देयर फंक्शन या दे अंडरगो इन डिसऑर्डर, देन व्हाट कैन हैपन. यहाँ हमारे यूरिया में बहुत ही ज़्यादा वाटर होगा और वाटर बहुत ही जो यूरिया जो रिलीज होने वाला है यूरिन, दैट इज हाईली डाइल्यूटेड और बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट छिन भिन्न हो जाएगा. इसीलिए यहाँ पे हमारे एक्वापोरेंस का ऑर्डर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हार्मोन्स है ADH, वैसोप्रेसिन हार्मोन, वो मेंटेन करके रखता है. और इससे एक डिजीज कॉज होती है जिस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस. हमारी डायबिटीज़, आपने डायबिटीज़ के बारे में सुना होगा, डायबिटीज़ जिसको जनरली लोग शुगर बोलते हैं, बट वो डायबिटीज़ है वो इंसुलिन की कमी से होती है. एंड ये डायबिटीज़ है, ये उस डायबिटीज़ को हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस, and this is another type of diabetes and this diabetes is known as diabetes insipidus, which is caused due to the disorder of aquaporins which are present on collecting duct. और ये डायबिटीज़ एज अ रिजल्ट अगर यहाँ पे ये डायबिटीज़ होती है तो यूरिन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट वाटर की रह जाएगी. तो ये आपका नेफ्रॉन है, ये यहीं पे ख़त्म होता है. इफ़ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू एंड